बहुत ही आसान है किसी लड़की के लिए बोलना कि तू देख मैं तेरे ऊपर क्या चार्जेस लगाती हूँ। तो मैम क्या सूडो फेमिनिज्म इन क्राइम रेट्स को इंक्रीज कर रहा है? बाहर तो आप बहुत बोलते हो कि मैं पूरी फुल फ्लेज्ड एक स्ट्रॉन्ग महिला हूँ, लेकिन जैसे ही आप कहीं जाते हो कोर्ट की प्रमाइस के अंदर, वैसे ही आप विक्टिम बन जाते हो, वैसे आप बेचारी बच्ची बन जाते हो। अध्यापिका जो 23 साल की थी, उन्होंने एक 15 साल के ऊपर लड़के के ऊपर चार्ज लगाया था कि उसने मुझे ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ मैरिज करके रेप कर दिया है। 15 साल के लड़के ने 23 साल शादी का झांसा दे दिया। कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस के अंडर आती हैं? डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ महिलाएं फाइल कर सकती हैं, पुरुष डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर कोई भी केस फाइल नहीं कर सकते हैं। तो मैम मैरिजेस काम क्यों नहीं कर रही हैं और डाइवोर्स रेट क्यों बढ़ रहे हैं? आशु, शादियां तो पहले भी काम नहीं करती थी, पर डिवोर्स अब ज़्यादा होने लग गए हैं। क्यों? कौन सी साइड की फैमिली के इंटरवेंशन ज़्यादा डाइवोर्स का रीज़न बनता है? लड़की की फैमिली की जो इंटरफेरेंस है वो बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट करती है और वो डिवोर्स में लीड करती जाती है। नमस्कार, मेरा नाम आशु प्रजापति। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने पॉडकास्ट शो साइकोरेंट टॉक्स में। और आज की जो हमारे गेस्ट हैं, शी इज़ अ वेरी रेनाउंड लॉयर, मिस नेहा राय। और आज हमने उनसे बात करी है बढ़ते डाइवोर्स रेट के बारे में, मैरिजेस काम क्यों नहीं कर रही हैं इस बारे में, और साथ में क्या स्टेप्स लें कि हम डाइवोर्स से बच सकें, पॉक्सो के बारे में, ऑनलाइन मैट्रिमोनी के बारे में और डेटिंग ऐप्स के स्कैम के बारे में। तो आई होप आपको ये कन्वर्सेशन काफ़ी अच्छी लगेगी। सो लेट्स बिगिन द शो। तो कैसी है नेहा मैम आप? मैं बहुत अच्छी हूँ आशु, एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी अगेन। मैम इवन आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला, वी आर ऑल्सो ग्रेटफुल। थैंक यू। तो मैम सवालों से स्टार्ट करते हैं। तो मैम जैसा आपने देखा है अभी रिसेंट केसेस बढ़ रहे हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि वाइफ अपने ही हस्बैंड को मार दे रही हैं अपने बॉयफ्रेंड के लिए। हम इस पे आपका क्या कहना है? आशु, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हैं जो हो रहे हैं, राइट? इसको थोड़ा सा ऐसे देखना चाहिए कि महिलाएं या पुरुष होने से पहले वो एक इंसान है जी, राइट? और इंसान चाहे जो भी हो, क्रिमिनल प्रवृत्ति का तो किसी में भी आ सकता है। हाँ, उसका महिला या पुरुष से कोई संबंध नहीं है। बिल्कुल। तो यहाँ पे हम किसी जेंडर को टारगेट ना करके हम एक क्रिमिनल को टारगेट कर रहे हैं, ओके, राइट? कि उसने ऐसा क्यों किया। अब उसने ऐसा क्यों किया, ये सवाल है आपका। ये तो उसकी मनोवृत्ति बता सकती है कि उसने ऐसा क्यों किया। क्या पता उसको ऐसा लगा हो कि वो बच सकते हैं। तो अभी जो केसेस आ रहे हैं वो इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे हैं जी, ठीक है। उसमें हर जगह कहीं ऑफ कोर्स जो मीडिया दिखा रही है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस उनके अगेंस्ट हमें दिखाई दे रहे हैं, पर वो अभी इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे है जी। हमें नहीं पता है कि एक्चुअली में क्या हुआ है। हमें नहीं पता है कि उस लड़की ने क्या किया है, कैसे किया है और क्यों किया है, राइट? क्योंकि किसी भी क्राइम में सबसे पहले मोटिव को कोर्ट भी देखती है कि मोटिव क्या है। अगर कोई मोटिव ही नहीं है तो फिर एक्शन क्यों हुआ, राइट? कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस जो होता है वो उसका दो मेन उसके पिलर्स होते हैं, मेंस रिया एंड एक्ट्रेस रिया। ये क्या होता है? ओके, मेंस रिया मतलब मोटिव। ओके, ओके, अगर मोटिव है, इंटेंशन है, ठीक है, लेकिन उस इंटेंशन पे कुछ काम नहीं हुआ तो सिर्फ उस इंटेंशन के लिए उसको सज़ा नहीं मिलेगी जी। लेकिन अगर उस इंटेंशन पे काम हो गया तो फिर वो एक्ट्रेस रिया बन गया, मतलब वो एक्ट अपॉन हो गया। ओके। तो अब यहाँ पे इन सारे केसेस में जो आप मुझे बता रहे हो, जैसे सीमा और वो राज वाला जो एग्जैक्टली जितने भी केसेस हुए हैं उन सारे केसेस में हमें अभी तक यही मोटिव पता चला है कि हाँ भाई, एक जो आई गेस सीमा वाला जो वो ड्रम वाला केस था वो नहीं, था सीमा तो वो वाला था जो सीमा रघुवंशी। हाँ जी, रघुवंशी अच्छा, वाला। ओके, नो, सो उसमें भी शायद कुछ एक लव ट्रायंगल का एक सीन दिख रहा है हमें कि बॉयफ्रेंड है, बट वो इनकार कर रहे हैं। जो उनके बॉयफ्रेंड हैं, एलिजेड बॉयफ्रेंड हैं, वो इनकार कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हमारे बीच में नहीं है। अब आप अगर मीडिया को देखोगे, न्यूज़ को देखोगे, अगर आप जैसे कि मैं 3-4 दिन पहले न्यूज़ देख रही थी और उस न्यूज़ में उस न्यूज़ की हेडलाइन जो नीचे लाइंस आती हैं वो लाइन थी कि सीमा बनी नागिन, राइट? तो मीडिया जो है वो पहले से ही बिना कोई एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के, जो पुलिस कर रही है
उससे पहले ही ऑब्जेक्टिफाई कर दिया, एक ऑब्जेक्टिफाई करना भी कर रहा है, ये कहीं ना कहीं नागिन बोल रहे हैं। एग्जैक्टली तो आप कि एक महिला अपने पुरुष को मार दे रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, आप डिसाइड होने दो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो गलत नहीं है या सही है, वो मैं बस ये कह रही हूँ कि जिस तरह से पब्लिक को दिखाया जा रहा है उस तरह से ये नहीं दिखाया जा रहा है कि एक क्राइम हुआ है जी। ये दिखाया जा रहा है कि एक महिला ने मार दिया, एक महिला ने मार दिया। लो पूरा सोशल मीडिया पे एक वो चला हुआ है कि पूरा मर्द समाज डरा हुआ है। ये मर्द समाज कहाँ था जब दहेज की हत्याएं हो रही थी? तब ये कोई टैगलाइन आई थी कि ये नारी समाज डरी हुई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं आया था, राइट? तो मेरा कहना सिर्फ ये है कि ये एक क्राइम है जो कुछ क्रिमिनल्स ने किया है, राइट जी। तो हमें क्रिमिनल्स को टारगेट करना है, हमें किसी जेंडर को टारगेट नहीं करना है। ओके मैम, दिस इज व्हाट इज दैट्स व्हाट आई थिंक अबाउट। ओके, राइट। तो हम कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो हमारे लॉ बायस्ड है, हम मानना पड़ेगा हमें कि हाँ दे आर जेंडर बायस्ड, तो कहीं इसी की आड़ में तो ये काम नहीं हो रहे कि वी नो के हाँ हमारे लिए तो इतने सारे लॉ हैं तो शायद हम बच जाएंगी अगर हम ये काम करती हैं, तो ऐसा कुछ मैं इसको निगेट तो नहीं कर सकती इस बात को, ओके ठीक है, और मैं इस बात से पूरी तरीके से अग्री भी नहीं कर सकती। ओके, क्यों नहीं कर सकती इसको निगेट? क्योंकि हाँ ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम स्टैटिस्टिकली देखें तो पिछले कुछ टाइम में जो डेटा है कि कुछ 11 लाख अराउंड कुछ अगर डाउरी केसेस हैं तो उसमें से कुछ 10 से 15,000 केसेस जो हैं वो फॉल्स हैं। ओके, आई नो रेशियो अब ज़रूरी नहीं है ना कि 50% ही फॉल्स हों, तो जेन्युइन हैं वो केसेस, बट फॉल्स भी हैं। तो उनको पता है कि जो लॉ है बहुत ही आजकल के लिए ना बहुत ही आसान है किसी लड़की के लिए बोलना कि तू देख मैं तेरे ऊपर क्या चार्जेस लगाती हूँ। हमने देखा भी काफ़ी वायरल वीडियोस में लड़की बोलती भी हैं, राइट, कि तू देख अब देख तेरा क्या करती है। हाँ, तो उनके पास है। और जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो शील्ड दी गई हुई है महिलाओं को वो एक सॉर्ड की तरह वो यूज़ करते हैं कि वो मारने लग वो डिफेंस है उनका और उससे वो अटैक कर रही है जी, उससे वो उनको बचाव करना है। तो ऑब्वियसली उनको पता है, और जिस तरीके से अवेयरनेस फैल रही है, जिस तरीके से उनको पता है कि उनके लिए लॉज हैं, तो हर लॉ का मिसयूज़ होता है, तो इस लॉ का मिसयूज़ क्यों नहीं होगा? तो हम क्या सूडो फेमिनिज्म इन क्राइम रेट्स को इंक्रीज़ कर रहा है? ओके, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है आपका। पहली बात तो सूडो फेमिनिज्म ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग शब्द है, ठीक है। हम इसको आप एक बार एक्सप्लेन भी कर दीजिए ऑडियंस के लिए। बिल्कुल, मैं इसको एज ए इन अ वे एग्जाम्पल में ही एक्सप्लेन करूँगी कि हम बराबर हैं, हम एम्पावर्ड हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं, हमें इक्वालिटी चाहिए, ऐसा तो हम बोलते हैं जी, राइट। लेकिन जैसे ही हमें कहीं पे कुछ चाहिए होता है इन अ मॉनेटरी वे, इन अ सम पोजिशन, सो फिर हम वहाँ पे अपना महिला कार्ड खेलते हैं। ओके, लेकिन एक मैं अपने कोर्ट का एक केस देना चाहूँगी। मेरी शुरुआत की प्रैक्टिस थी वो, ओके, मैं भी कुछ 24-25 साल की रही होंगी शायद, और मैं वो एक डिवोर्स केस था। ओके, और जो मेरे ऑपोजिट काउंसिल थे ही वॉज क्वाइट सीनियर, और जो उनकी क्लाइंट थी, मतलब जो मेरे क्लाइंट की जो वाइफ थी वो शी वॉज ऑल्सो समवेयर अराउंड 24-23, मतलब मेरे ही एज ग्रुप की थी, ओके। तो बार बार जो उनके वकील साहब थे वो जज साहब को एड्रेस कैसे कर रहे थे, कह रहे थे कि इस बच्ची को पैसे नहीं मिल रहे हैं, इस बच्ची को कितनी मुश्किलें हो रही हैं जज साहब, वो आप समझ भी नहीं सकते, ये इनके प्रोवाइडर हैं, ये इनके लीगल गार्डियन हैं, वो इस बच्ची को। मैंने उनको वहीं पे बीच में रोका, मैंने बोला सर आपकी बच्ची 25 साल की महिला है, आपकी बच्ची जो है वो एक डाइटिशियन का कोर्स करके पोस्ट ग्रेजुएट करके बैठी हुई हैं, आपकी बच्ची ने जानबूझ के नौकरी छोड़ी हुई है, 6 महीने पहले वो नौकरी कर रही थी, अभी उन्होंने नौकरी छोड़ी हुई है ताकि उनको ये सुविधाएं मिलें और उनको एक अनएम्प्लॉयड स्टेटस मिले, उनको एक बेचारी का टैग मिले। ओके, तो आप बाहर तो आप बहुत बोलते हो कि मैं पूरी फुल फ्लेज्ड
एक स्ट्रांग महिला हूँ, लेकिन जैसे ही आप कहीं जाते हो कोर्ट की प्रमाइस के अंदर, वैसे ही आप विक्टिम बन जाते हो, वैसे आप बेचारी बच्ची बन जाते हो। एक बेचारी बच्ची तो इस साइड भी थी ना जी, जो अपने क्लाइंट का केस लड़ रही थी, जो दिन भर फाइलें पढ़ के और शाम को अपने घर जाएगी, पैसे कमाएगी, अपनी ज़रूरतें पूरी कर रही है। तो वो तो नहीं बोल रही है कि नहीं मुझे भी कहीं से चाहिए। हाँ, ऑफ कोर्स इस बच्ची की शादी नहीं हुई एंड शी इज़ नॉट इन द कटघरा लाइक हर, बट अगेन माई पॉइंट ऑफ मेरा पॉइंट ये है कि इस चीज़ को आड़े करके महिलाएं फ़ायदा उठा रही हैं जी, और जिसकी वजह से फॉल्स केसेस बढ़ रहे हैं। इस वजह से उनके अंदर ये बढ़ रहा है कि हाँ, कुछ अगर मैं कर देती हूँ तो मैं तो बेचारी ही रहूँगी और मैं किसी ना किसी तरीके से अपने आप को बेचारी पोर्ट्रे कर सकती हूँ। जी, लेकिन प्रॉब्लम पता है आशु इसमें क्या आता है, जी, जो जेन्युइन मैटर्स होते हैं ना वो इफेक्ट होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जितने भी अभी पास्ट में जितने केसेस आए हुए हैं जी, उसकी वजह से, जो मेरे ख्याल से अभी कल या परसों की न्यूज़ है कोलकाता की, एक रेप मैटर की, एक गैंग रेप हुआ है। ओके, कल की न्यूज़ है ये शायद, या आज मैंने पढ़ा है, आई डोंट नो। अब क्या वो केस जेन्युइन नहीं है? जेन्युइन बहुत ज़्यादा, राइट, वो गैंग रेप हुआ है वहाँ पे। कितनी सारी महिलाएं अभी भी कितने ज़्यादा अभाव में हैं, उनको नहीं पता है, उनको बेसिक चीज़ें नहीं पता है। उनको ये नहीं पता है कि अगर उनको कोई उनके साथ मिसबिहेव कर रहा है या उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं उनके पति से, तो वो एक तरीके से इकोनॉमिकल अब्यूज़ है, वो डोमेस्टिक वायलेंस है। उन्हें ये नहीं पता है कि उसकी कंप्लेंट उन्हें कहाँ करनी चाहिए। सो बेसिक चीज़ें नहीं पता है। लेकिन जिसको थोड़ी सी भी नॉलेज है और जिसको थोड़ी सी भी जिसके अंदर ये आपराधिक प्रवृत्ति है, अगेन जेंडर हैज़ नथिंग टू डू विद बीइंग अ क्रिमिनल। ओके, जो अपराधी है वो पुरुष भी है, वो महिला भी है। सो अगेन मैं इस बात को फिर से इंसिस्ट करूँगी कि अपराधी को अपराधी रहने देते हैं, जेंडर मिक्स नहीं करते हैं उसमें। जी मैम। तो मैम आपने अभी बताया डोमेस्टिक वायलेंस, तो मैम कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस के अंडर आती हैं? डोमेस्टिक वायलेंस में आता क्या है, उससे पहले हमें जानना चाहिए कि डोमेस्टिक वायलेंस फाइल कौन कर सकता है। ओके, डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ महिलाएं फाइल कर सकती हैं। पुरुष डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर कोई भी केस फाइल नहीं कर सकते हैं। ओके। ये तो अगर कोई पुरुष पुलिस के पास जाए और बोले कि मेरी बीवी ने मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस किया है, तो नहीं, उस एक्ट के अंदर उसकी कोई फाइलिंग नहीं होगी। हाँ, वो एक दूसरे एक्ट के अंतर्गत कर सकते हैं, भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत कर सकते हैं, जो पहले इंडियन पीनल कोड हुआ करता था। तो उसमें मारपीट का एक सेक्शन होता है, आपका इंजरी का सेक्शन होता है, वो आप उसमें कर सकते हो। लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ महिलाओं के लिए है। और एक और बात, डोमेस्टिक वायलेंस जो है महिलाएं महिलाओं के अगेंस्ट भी कर सकती हैं, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो सिर्फ हस्बैंड और वाइफ के बीच का नहीं है। हाँ, वो डोमेस्टिक पूरा घर ही आ जाता है। एग्जैक्टली। तो उसकी डेफिनेशन है कि आप जिस डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में रह रहे हो, ठीक है, मैं वो महिला हूँ, मेरे साथ उस डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में, उस रेजिडेंस में जो भी रह रहा है और जो भी मेरे साथ वो क्रूरता कर रहा है, मेरे को एक्सप्लॉइट कर रहा है, मैं उसके अगेंस्ट वो एप्लीकेशन कर सकती हूँ। ओके। पुरुष नहीं कर सकते। कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस के अंडर आती हैं? ओके, डोमेस्टिक वायलेंस की जो डेफिनेशन के अंदर आती है वो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे फिजिकल अब्यूज़ हो गया, मारपीट हो गई, वर्बल अब्यूज़ हो गया, गाली गलौज हो गई, उसके बाद आपका इकोनॉमिकल अब्यूज़ हो गया, फिनेंसेस पैसे नहीं दे रहा है, पति होम मेकर है या पैसे हैं उसके बाद, लेकिन उसके बाद भी उसकी पूरी सैलरी अपने पास लेके बैठा हुआ है, ठीक है, इंटीमेसी नहीं है, ओके, सेक्सुअल जो एक पति पत्नी के बीच में कॉन्जुगल राइट्स होने चाहिए वो नहीं है। सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ क्रूअलिटी एंड अब्यूज़ इन द मैरिज। ओके, सो ये सारी चीज़ें डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आती हैं। तो हम डेफिनेटली इसमें फेक केसेस भी होते होंगे। बिल्कुल होते हैं, क्यों नहीं होते आप कुछ बताना चाहें? हमारे पास ही बहुत सारे मैटर्स हैं जो हम हैंडल कर रहे हैं, जिसमें जो पुरुष हैं हमारे, जो क्लाइंट्स हैं, जो कुछ ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जो पिछले 10-11 साल से इस चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनकी अभी शुरुआत हुई है और शुरुआत होते ही वो बेचारे
इस चक्रव्यूह में आके फंस चुके हैं। Okay. तो ऐसे बहुत सारे मैटर्स आते हैं हमारे पास जिसमें पति परेशान रहते हैं और प्रॉब्लम ये होती है कि उनको शुरुआत में समझ नहीं आता है, उनको लगता है नॉर्मल है। और हमारी सोसाइटी भी ऐसी ही है। हमारी सोसाइटी जो है वो नहीं बोलती है कि भाई ये तो चलता है, क्योंकि हमारी जो नॉर्मेलिटी है कि मर्द है तो प्रोवाइडर है, पत्नी है तो सहन करेगी, है ना। कोई आता है तो वो आपका रहन और सहन देखता है ना लड़की का, हाँ जी, कि रहती कैसे है और सहती कितना है। वैसे ही पुरुष का देखता है कि भाई उसकी मेरे ही एक मैटर में हुआ था, जज साहब ने बोला था कि वकील साहब हमारे देश में कौन से घर में लड़के को देख के शादी होती है? पूरे परिवार को देख के शादी होती है, उनकी जायदाद को देख के शादी होती है। ठीक है जी। और जो कि फैक्ट भी है, राइट। तो भले लॉ में लिखा हुआ है ये कि पुरुष की आपकी पति की प्रॉपर्टी पे आपका जो है वो हक हो सकता है एज ए एलिमनी या एज ए मेंटेनेंस, बट वो टारगेट तो पूरी फैमिली होती है ना। डोमेस्टिक वायलेंस सफर पूरी फैमिली करती है, तो पूरी फैमिली करती है ना। और झूठा फंसाने के उसमें आपने माँ को फंसा दिया जो कि 60 अबव हैं, जो कोर्ट नहीं आ सकती हैं। फिर आप उनके जो वकील साहब हैं फिर वो उनकी एग्जम्पशन एप्लीकेशन डालेंगे कि भाई वो नहीं आ सकती हैं, लेकिन एविडेंस अगर कराना है, गवाही करानी है, फिर तो उनको कोर्ट आना ही पड़ेगा, प्रोसेस में तो आना ही पड़ेगा। कोई पुरुष है जो बेचारे कहीं और नौकरी करते हैं। मेरे पास एक मैटर है, ओके सो शादी जो हुई है, शादी के बाद दोनों ही पति पत्नी सिंगापुर चले गए। ओके वहाँ पे जॉब कर रहे हैं वो दोनों, अच्छी खासी नौकरी में हैं। लड़की कुछ दिनों के लिए आई और उसने बोला कि फ़ोन करके कि अब मैं वापस नहीं आऊँगी, अब तुम भी यहीं आ जाओ। लड़के ने बोला कि मैं कैसे छोड़ के आ जाऊँ भाई, मेरे तो पिता माता यहीं रहते हैं, मेरी तो पूरी गृहस्थी यहीं बसी हुई है और तुम्हें पता है। एंड वो एक अरेंज मैरिज थी। ओके सो उस केस में लड़की ने क्या किया, सिर्फ केस दर्ज करने के लिए वो अपने दिल्ली में वापस घर आई। वो रुकी 1 महीना क्योंकि जुरिस्डिक्शन इम्पॉर्टेंट होता है। तो उसने अपने जो उसके पेरेंटल होम है उसके नज़दीकी पुलिस थाने में डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट करी। उसमें उसने सारे फैक्ट्स लिखे कि भाई हमारे कोई अत्याचार होता था, हमको मारते थे, पीटते थे, मेरी नौकरी छुड़ाने के लिए मुझे प्रेशराइज करते थे और मुझे खाना नहीं देते थे, मुझे भूखा रखते थे और मुझे वहाँ से भाग के आना पड़ा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब उसको सिंगापुर से बुलाया जाएगा, उसे आना भी पड़ेगा। बिल्कुल आना पड़ेगा, क्यों नहीं आना पड़ेगा। और अगर गलती से उसके कोई रिश्तेदार जो यहाँ पे हैं जिनके ऊपर वो चार्जेस लगे हुए हैं वो जा नहीं सकते अनटिल अनलेस वो कोर्ट से परमिशन ले लें। फंस गए ना जी। तो सिर्फ इस वजह से कि वो यहाँ पे आके रहे, या डिवोर्स अगर होगा तो यहीं से होगा, उसकी ये भी कंडीशन थी कि नहीं मुझे वहाँ से नहीं करना है, मुझे जो करना है तुमको यहाँ आना पड़ेगा। और उसके बाद उसने केसेस पे केसेस लगा दिए। उसने मेंटेनेंस का केस लगा दिया, उसने डाउरी का केस लगा दिया, उसने डोमेस्टिक वायलेंस का मैटर लगा दिया। उसके बाद उसने रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का भी मैटर लगा दिया। ये क्या होता है? वो होता है कि मेरा जो स्पाउस है वो मुझसे बिना वजह दूर है और कोर्ट से ये डायरेक्शंस लिए जाते हैं कि कोर्ट उन्हें आदेश दे कि वो हमारे साथ आके रहे। मतलब वो डोमेस्टिक वायलेंस भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, फिर भी आप चाहती हो कि वो आपके साथ ओके तो यहाँ पे थोड़ा सा रोल आता है कि यू हैव अ गुड लॉयर। ओके बचाव में भी और अटैक में भी। ऐसा तो नहीं है कि एकदम से अचानक से कोई सीधे डिवोर्स लेने पहुंच जाएगा, है ना। वो धीरे धीरे वो इंसिडेंसेस होते हैं। तो मेरी एडवाइस ये रहेगी एज ए लॉयर सबको, और रहती भी है, कि जैसे आपको कहीं पे वो रेड फ्लैग्स दिखने शुरू होते हैं ना, आप थोड़ा सा एडवाइस लेना शुरू करो। और चैट जीपीटी से एडवाइस मत लो, गूगल से एडवाइस मत लो, फाइंड अ गुड लॉयर। लॉयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उनको पता है कि एक तो उनका एक्सपीरियंस है, दे आर सी आपका एक केस है जी, और लॉयर के पास वैसे बहुत केसेस हैं। उसे पता है कि उसे अटैक कहाँ किया जा सकता है, उसे पता है वो बचाया कहाँ जा सकता है, राइट। तो अगर लॉयर आपको ये बोल रहा है कि देखो
अगर तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ तुम मैसेजेस पे ऐसे बात मत करना, किसी भी तरीके से ये मत करना। हो सके तो गेट एवरीथिंग रिकॉर्डेड। ओके, एक्शंस पे नज़र रखो। ये नहीं बोल रहे हैं हम कि हाँ भाई स्पाई ही लगा दो, बट बी केयरफुल। तो यहाँ पे एक अच्छे वकील की बहुत ज़रूरत है। ओके। तो मैम पार्लियामेंट क्या कर रहा है मेंस लॉ को चेंज करने में या फिर लॉ को इक्वल करने में? यार अभी तक तो मुझे कुछ करते हुए दिख नहीं रहा, और क्या पता कुछ टाइम में कोई बिल आ जाए, क्या पता किसी बिल पे काम चल भी रहा हो, क्योंकि एकदम से कोई एक्ट तो आता नहीं है, है ना। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट जब आया था तो ये कब आया था? 1961 में आया था। ओके। लेकिन हमारा जो देश था वो तो 1947 में आज़ाद हो गया था। जो बाकी के कानून थे, कोई 1862 का कानून है, कोई 1972 का कानून, मतलब उससे पहले के कानून है। ये 1961 या 2 में क्यों आया? क्योंकि धीरे धीरे ज़रूरत समझ में आ रही थी, केसेस बढ़ रहे थे, रिपोर्टिंग हो रही थी, समझ में आ रहा था कि अरे यार अगर बनेगा नहीं तो फिर कंप्लेंट कैसे करेंगे कोई। वैसे ही 498 आया 83 में, अमेंड हुआ, सेक्शन इंक्लूड हुआ क्रूएलिटी का। डाउरी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2000 में आया। लड़कियों को उनके अधिकार एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में 2005 में मिले। ओके। तो ये सब धीरे धीरे आया ना। तो क्या पता पुरुषों के लिए भी जो कानून है, हम आशा कर रहे हैं, मैं आशा कर रही हूँ कि आए, जल्दी आए, क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत है। जिस हिसाब से फेक केसेस बढ़ रहे हैं, इसकी ज़रूरत है। लेकिन हमें ऐसे कानून को अमेंड करने की ज़रूरत है जिससे जेन्युइन केसेस, क्योंकि जहाँ पे भी लूप होल आता है ना, वहाँ पे मिसयूज़ तो हो ही जाता है जी। तो अगर कल पुरुषों के लिए कानून आएगा तो सोचो क्या महिलाओं के लिए मिसयूज़ नहीं होगा? कहीं ना कहीं होगा, कहीं ना कहीं बिल्कुल होगा, क्योंकि एट लास्ट वो ह्यूमन है जी। एट लास्ट वो आपराधिक प्रवृत्ति उनके अंदर आ रही है। जेंडर हैज़ नथिंग टू डू विद दैट। ओके। तो मैम मैरिजेस काम क्यों नहीं कर रही हैं और डाइवोर्स रेट क्यों बढ़ रहे हैं? आशुष, शादियाँ तो पहले भी काम नहीं करती थी, पर डिवोर्स अब ज़्यादा होने लग गए हैं। क्यों? बहुत सारे रीजंस हैं। सोशल रीज़न बहुत ज़्यादा है, ऑफ कोर्स। अवेयरनेस आ गई है लोगों में, महिलाओं में काफ़ी अवेयरनेस आ गई है जी। इंडिपेंडेंस आ गई है। पहले जो होता था कि महिलाओं के पास ऑप्शंस नहीं होते थे, राइट, कि अगर शादी किया है, वो एक है ना कि शादी डोली गई है तो अर्थी ही वापस आएगी का एक हमारी सोसाइटी का एक बहुत ही अमेजिंग सा थॉट प्रोसेस है ये जी। ठीक है। सो ये जो था ये अभी भी है, बहुत सारे तबके में अभी भी है, राइट। लेकिन अभी महिलाएं जो हैं उनको पता है कि उनके साथ गलत क्या हो रहा है, उनको रियलाइज़ हो रहा है, और रियलाइज़ के बाद वो उसको एक्नॉलेज कर रही हैं, एक्नॉलेज के बाद वो उसको एक्सेप्ट कर रही हैं, फिर उसके अगेंस्ट आवाज़ उठा रही हैं। सो इस वजह से डिवोर्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो वो पहले सह लेती थे वो अब सह नहीं रही। एक तो ये रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि पेशेंस खत्म हो गया। पेशेंस नहीं, लोग जोड़ने से ज़्यादा बहुत जल्दी तोड़ने में विश्वास रखते हैं जी। अगर आप कोर्ट में भी जाते हो, अगर कोई मेरे पास आता है तो मेरा सबसे पहला सवाल होता है कि क्या रिकंसाइल के कोई चांसेस नहीं है क्या, मतलब आप मेरे पास ही आके बैठो, क्योंकि हम लॉयर्स सिर्फ कोर्ट में आपका केस लड़ते नहीं हैं। स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द डिवोर्सेस, हम उनको काउंसिल करते हैं। हम उन्हें बिठाते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत हो रही है, उसके बाद हम पूछते हैं तुम्हें चाहिए क्या जी। और उसके अकॉर्डिंग फिर हम अपना काम करते हैं। तो इन सब केसेस में पेशेंस जो है वो बचता नहीं है लोगों के बीच में। वो सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी हो जाए, क्या करें, और काउंसलिंग का मतलब, थेरेपी का मतलब पागल थोड़ी ना है। किसी को भी बोलो कि अरे लेट्स टेक सम प्रोफेशनल हेल्प, कोई नहीं जाता। अरे हमारे माँ बाप की ज़िंदगी कट गई ऐसे ही, हम कोई काउंसलिंग थोड़ी ना करता था। तो ये जो मेंटालिटी है सोसाइटी की, और कोई भी जनरेशन हो, इट इज़ नॉट लिमिटेड टू माई जनरेशन, और इट वोंट बी, ऐसा नहीं है कि आपकी जनरेशन पे पास आउट नहीं होगा, ये सब में है। क्योंकि हम सोसाइटी से आगे बढ़ रहे हैं, हम वही लेके बढ़ रहे हैं। कहते हैं कि पास्ट जो है वो पास्ट का कोई काम नहीं होता है, बस
यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर पास्ट, जी यू आर प्रोडक्ट ऑफ योर एग्जैक्टली जो आपके पेरेंट्स आपको फीड कर रहे हैं बचपन से, आप जो देख रहे हो जिस एनवायरनमेंट में हो, तो वो तो वही कर रहे हैं ना। तो उनको है कि भाई अगर मैं महिलाओं के पर्सपेक्टिव से देखूं तो अब कोई लड़की अगर अभी भी करती हैं, ऐसी बात नहीं है, मेरे कई सारे जानने वाले हैं वो करती हैं कि वो बेचारे ऑफिस भी जाती हैं और अपने पति के लिए आयरन्ड क्लोथ्स रखती हैं, हैंकी रखती हैं, ब्रेकफास्ट रखती हैं, एंड देन दे गो टू द ऑफिस एंड दे कम बैक, दे आर कुकिंग फूड, और उसके बाद फिर से वो सारा काम कर रही हैं। बट वहीं पे एक तबका ऐसा है जो बोलता है भाई ये तुम्हारे अपने काम है, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँगी नहीं, बट दिस इज समथिंग, क्या तुम मेरे लिए कर रहे हो? अगर वहीं पे वो कोई पुरुष खाना बना देता है तो बोलते हैं कि अरे क्या बात है, ये तो तुम्हारी तो किस्मत खुल गई, तुम्हारा तो पति खाना बनाता है। क्या हर बार लड़की आती है खाना बनाती है उसको कोई अवार्ड मिलता है? नहीं। तो हमारा जो नॉर्मल है वो नॉर्मल ही नहीं है ना, पहले तो उसे नॉर्मल करने की ज़रूरत है। तो धीरे धीरे ये नॉर्मैलिसी हो रही है, इसकी वजह से डिवोर्सेस बढ़ रहे हैं। उनको लग रहा है कि हम क्यों करें, उनको ये अवेयरनेस आ रही है, उनको समझ आ रही है। उसके बाद मैं बोलूँगी ऑफ कोर्स इनफिडिलिटी, चीटिंग, ये भी बहुत बड़ा रीज़न है डिवोर्सेस का। आज का जो टाइम चल रहा है, जो कल्चर चल रहा है, हुकअप कल्चर चल रहा है, इतनी सारे ये जो शिप्स सुनाई देते हैं हमें, और उसमें शादी की जो एक्चुअल वो रह गई है, आपकी वैल्यू रह गई है, वो तो ख़त्म होती जा रही है। इवन जो लोग शादी में हैं वो शादी में नहीं है, उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हैं। बहुत सारे टर्म्स सुनने को मिल रहे हैं मुझे, साइलेंट मैरिजेस, ओपन मैरिजेस। तो ये सब क्या है? एक तरीके से उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया है या तो कि हाँ भाई शादी रखते हैं लेकिन हम ऐसे रहेंगे, टर्म्स पे रहेंगे, और अगर नहीं रहते हैं तो डिवोर्स लेते हैं। या फिर वो सोसाइटी की वजह से उनको शादी करनी पड़ रही है लेकिन वो चाहते नहीं है। करेक्ट, एग्जैक्टली। फिर एक रीज़न है ऑफ कोर्स होमोसेक्सुअलिटी, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न वी कैन से, जिसको हमारी सोसाइटी ने एक्सेप्ट अभी इतनी नहीं कर रहे हैं हम, राइट। अभी आज के टाइम पे बहुत ही एक आई विल बी शेयरिंग वन एनेक्डोट विथ यू कि मेरे एक रिश्तेदार थे, तो उनसे मैंने पूछा कि तो आप आंटी कैसे हो आप, और आपका बच्चा अगर शादी करेगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लव मैरिज, मतलब लाइक वी वर हैविंग दिस नॉर्मल टॉक। उनका जवाब ये था आशु कि अरे बेटा ये किसी से भी शादी करे, बस लड़की से शादी करे। ओके। तो पहले क्या होता था, पहले रिलीजन, कास्ट ये होता था, अब होता है कि भाई कम से कम लड़की से शादी करे। तो उस केस में क्या होता है, शादी तो वो फैमिली के प्रेशर में कर लेते हैं लेकिन उनकी सेक्सुअलिटी अलग है, तो कब तक उसको खींचेंगे वो जी। कहीं ना कहीं फिर वो रीज़न बन जाता है डिवोर्स का। सो ये सारी वजहें हैं जिसकी वजह से डिवोर्स जो हैं वो होने लग गए हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस भी है और मैं ये देख रही हूँ, सो ये मैं बता सकती हूँ। तो मैम आपने काफ़ी केसेस डील करे होंगे, तो मेरा क्वेश्चन उसमें ये है कि कौन सी साइड की फैमिली के इंटरवेंशन ज़्यादा डाइवोर्स का रीज़न बनता है? वैसे तो किसी की भी इंटरवेंशन जो होती है ना वो कपल की मैरिजेस तोड़ती है, बट ज़्यादा किस में होता है? Again, अगर आपने देखा हो आपने तो मेरे एक्सपीरियंस में अगर आप पूछोगे तो मेरे जो के पास जो मैटर्स जो केसेस आए हुए हैं उन केसेस में लड़की की फैमिली की जो इंटरफेरेंस है वो बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट करती है और वो डिवोर्स में लीड करते जाती है। कैसे मैम? लड़की शादी के बाद दूसरे घर गई हुई है, राइट। आप ऑफ कोर्स आप बात कर रहे हो, आप हाल चाल पूछ रहे हो, दैट इज ओके, ठीक है, तब तक ठीक है। आप ये बोलने लग जाते हो कि अरे उस ज़मीन का क्या हुआ, वो ज़मीन क्यों नहीं बिक रही है, हम बात करें क्या, तुमसे पूछा क्या उन्होंने ये करने से पहले, तुमसे क्यों नहीं पूछा, अरे ऐसे कैसे कर लिया उन्होंने ये चीज़। सो ये सारी चीज़ें
नहीं कर अवॉइड कर सकते हैं लोग, राइट। ये एक तरीके से आप बोलोगे तो एक चीज़ अगर आप 10 बार भी, कोई कितना भी समझदार हो, अगर उस इंसान को एक ही चीज़ बार बार सुनाई दी जा रही है ना कहीं वो इफेक्ट हो जाएगी होगा, राइट। एक बार वो अपने पति से पूछ ही लेगी, भाई क्या हो गया, हम क्यों नहीं गाड़ी खरीद रहे हैं ये, मैं अपने घर वालों से पैसे मांग लूँ क्या, तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो। वहाँ पे क्या आया, वहाँ पे बहुत छोटा सा स्पार्क आया, लड़के का भी ईगो हर्ट हुआ कि अरे ऐसे कैसे बोल रही है। लड़की ने भी बोला कि भाई इतना क्या है, अभी बड़े वाले को तो खरीद के दे दी, हमें क्यों नहीं दे रहे हो। और ये चीज़ उसके उधर से घर से आ रही है। तो वाई टू हैव दिस काइंड ऑफ इंटरफेरेंसेस, एंड सेम गोज फ्रॉम द गाय साइड ऑल्सो। लेकिन गाय साइड की तरफ से ऐसा तो होता नहीं है कि भाई तुमने ये क्यों कर लिया, तुमने वो क्यों कर लिया। ये मोस्टली पति ही करते हैं जी। उनके माँ बाप भी करते हैं, ऑफ कोर्स करते हैं। हमारे पास केसेस है कि भाई तुमने हमसे पूछा नहीं। अरे उनकी फैमिली है, क्यों नहीं पूछा। मेरे पास एक मैटर है, कैसा ठीक है, उसमें लड़की जो है अरेंज मैरिज है उनकी, और दे आर ऑन द एज ऑफ द गेटिंग डिवोर्स। मैं उनका डोमेस्टिक वायलेंस फाइल कर रही हूँ, मैं उनका मेंटेनेंस फाइल कर रही हूँ, और मैं उनका डिवोर्स भी फाइल करूँगी धीरे से, मतलब जो भी साइड जो चल रहा है, राइट। उसके बाद उसमें उस लड़की ने बताया कि उसके भाई ने बुलेट खरीदी है। ओके। जीजा जी रूस गए। क्यों? क्योंकि उनसे पूछा नहीं। ये क्या बात हुई? एग्जैक्टली। और उन्होंने आके घर में बोला कि अरे आपके पास तो इतना टाइम नहीं है कि आप हमसे सलाह ले सको, हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। अच्छा, क्या है ये? क्यों? ये उनकी फैमिली का मामला है भाई। हाँ, आप क्यों इंटरफेयर कर रहे हो? उसने सीधे बोला कि हमने दिया है तो हम लेंगे भी दहेज। और ये आज के टाइम का लड़का है ये। अगर मैं बोलूं तो कुछ 94-95 बॉर्न लड़का है, मिलेनियल ही है ऑफ कोर्स, बट अच्छा खासा पढ़ा लिखा ऐसा लड़का है वो। मैं तो मारूंगा, मैं तो हाथ उठाऊंगा। हाथ उठाना प्यार होता है? किस एंगल से प्यार होता है भाई? कल तो मार देगा और बोलेगा कि प्यार है, ऐसे थोड़ी होता है। तू मम्मी से ऊंचे आवाज में क्यों बात करती है? अरे उसने बस ये पूछा कि मैं मार्केट जाके आऊं क्या, और मम्मी ने बोला नहीं अभी नहीं जाना। उसने बोला क्यों पूछ लिया, क्यों उसने क्यों पूछ लिया। सो कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, जो इंटरफेरेंस है वो दोनों फैमिलीज की तरफ से होती है, राइट। दोनों ही फैमिली आग लगाते हैं। मेरे पास जो मैटर्स आते हैं वो मोस्टली ऐसे आए हुए हैं जिनमें लड़की की फैमिली ने इंटरफेरेंस की वजह से उनकी वो टूटी इश्यूज ज़्यादा हैं। लेकिन अभी भी जो मेरे पास मैटर्स आ रहे हैं वो ऐसे इम्बिसिल केसेस हैं, और ऐसे मैटर्स हैं जिनमें मैं सर पकड़ के बैठ गई कि व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, लाइक क्यों। सो यस, दिस इज द थिंग। तो मैम एक आदमी क्या करे कि जब उस पर एलिमनी का केस हो तो वो उससे, उसकी जो हैरेसमेंट होती है उससे बच सके? पहली बात तो बचना थोड़ा मुश्किल है, हरासमेंट तो होती है। ओके। हम अपने क्लाइंट्स को भी यही बोलते हैं कि देखो तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन तुम्हें दिक्कतें आएगी। कैसी दिक्कतें? कोर्ट के प्रोसीजर्स लंबे होते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही होती है। तुम्हें कोर्ट आना पड़ता है, बार बार आना पड़ता है। अगर सिविल प्रोसीडिंग है तो चलो उसमें तुम थोड़े छूट जाते हो, तुम नहीं आते हो, लेकिन अगर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है तो तुम्हें आना पड़ेगा, और लंबा चलेगा। गलती से तुमने मेंटेनेंस नहीं दी, वो मेंटेनेंस बंद चुकी है, और उसके लिए उसने एक एग्जीक्यूशन फाइल कर दी है, मतलब उसको कंप्लाई कराने के लिए, तो उसमें उसकी सैलरी तक अटैच हो सकती है। अगर गलती से वो किसी MNC में है तो कॉरपोरेट वर्ल्ड में ब्लैकलिस्ट होना कितना आसान होता है इन सब केसेस में, वो मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी के ऊपर ऐसे केसेस चल रहे हैं, इवन अगर कोई इंडियन आर्मी का बंदा है और अगर उसके ऊपर ऐसे केसेस चल रहे हैं, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट हाउ दे बिहेव विद देयर स्पाउसेस, तो उनके ऊपर इंक्वायरी बैठ जाती है, उनका कोर्ट मार्शल तक हो जाता है। तो मतलब उनकी पूरी नौकरी जो है वो स्टेक पे है, राइट।
तो इसमें अगेन मैं एक चीज़ ये बोलूँगी कि सही लीगल सलाह लेना शुरू कर दें शुरू से, क्योंकि से बिफोर द मैरिज या फिर आफ्टर द, इवन बिफोर द मैरिज, ओके, इवन बिफोर द मैरिज आई वुड से। और ये 2 पार्ट्स में होगा। सबसे पहले तो अगर आप ऑफ कोर्स आपने अगर किसी को पसंद किया हुआ है तो आप अपनी बुद्धि चलाएं, ओके, ठीक है, सिर्फ फीलिंग्स पे ना जाएं। आप देखें, उसका बैकग्राउंड चेक करें, देखें कि क्या है, कैसे है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, उसका पैटर्न कोई है तो क्या है, जस्ट एक बार ही चेक कर लो, बैकग्राउंड चेक। एग्जैक्टली। अगर आप किसी अरेंज मैरिज के फोरम से जा रहे हो तो प्लीज़ देखो कि आप कौन सी सर्विसेज अवेल कर रहे हो, किसकी सर्विसेज अवेल कर रहे हो, आपको कौन सी मैट्रिमोनियल सर्विसेज, जैसे सेक्वारियन मैट्रिमोनियल सर्विसेज है हमारी, तो ये पूरा बैकग्राउंड चेक करके देते हैं। ये आपको एक एक फैमिली की तरह उनके आपके साथ रहते हैं कि आपको घर से लेके फिनांसेस से लेके उनके अगर कोई ऐसा कोई आपराधिक कोई रिकॉर्ड तो नहीं है, एवरीथिंग दे डू, राइट। सो ऐसी एजेंसी चूज करो आप जो कि आपको उसके आगे पीछे सब कुछ बता सके। और मैम जो किसी मैट्रिमोनियल के थ्रू नहीं जा रहा, जिनका रिश्ता अरेंज मैरिज में वैसे होने लाइक जो बिचौलिया करवा देते हैं, करेक्ट, तो उस केस में वो क्या करे? उसमें फिर वही अपनी बुद्धि लगाइए। बैकग्राउंड चेक उसमें भी इम्पोर्टेंट रहेगा। बैकग्राउंड चेक इज मस्ट। भाई कुंडली मिले चाहे ना मिले, आपके मेडिकल रिकॉर्ड्स आपको देखने चाहिए, आपको उनके फिनांसेस, ITR देखो 3 साल की क्या है। कोई दिखाएगा क्यों? मत दिखाओ, फिर शादी मत करो। ओके। अगर मेरे जानने में ही है ये केस, बोला लड़के ने कि मैं फला कंपनी में इस पोस्ट पे हूँ, इतने पैसे कमाता हूँ। ओके। शादी हो गई, पता चला वो लड़का काम भी नहीं करता था। अब वहां पे तुम लड़की के पक्ष से हो इसलिए दब गए। अरे मांगो कि भाई अपनी सैलरी स्लिप दिखाओ। सही बात है। दहेज मांगने में तो तुम वो नहीं करते हो कि भाई हाँ कि बेटी हमको 2 कपड़ों में चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, आप हमारे घर में फर्नीचर बहुत है, आप उसके पैसे ही दे देना, राइट। तो अगर हम सैलरी स्लिप मांग रहे हैं, अगर हम ITR मांग रहे हैं, तो क्या गलत मांग रहे हैं? सही बात। एंड सेम वाइस वर्सा विद द गर्ल ऑल्सो। अगर लड़की बोल रही है कि मैं इतने कमा रही हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, कहाँ कमा रही हो, क्या कर रही हो, दिखाओ, दिखाओ, बताओ, ताकि कल को अगर तुम मेरे ऊपर केस करो तो मेरे पास प्रूफ होना चाहिए भैया कि तुम काम करती थी और तुमने स्पेशली इस केस की वजह से अपना काम छोड़ा है। तुम अच्छी खासी कंडीशन में हो, केपेबल हो। सो यहाँ पे अपनी अकल लगाए जी। और इसके अलावा कुछ और मैम? इसके अलावा थोड़ी लीगल सलाह लेनी चाहिए, पता करना चाहिए कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई, ये बात की बात है। ऑफ कोर्स ये शादी के बाद मेडिकल हो गया, सैलरी वगैरह हो गई, ITR ये हो गया, फिर आपके कोई आपराधिक किसी फैमिली के, इवन एक्सटेंडेड फैमिली के कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स तो नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं है, ये सब पता करना चाहिए। Because see the thing is that कि marriage is some kind of institution where 2 families are getting involved. Definitely. है ना? Especially in the arranged marriage, पूरी फैमिली बैठ रही होती है, शादी करा रही होती है। सब लोग होते हैं। तो फिर हम पूरी फैमिली के बारे में क्यों नहीं जान रहे हैं? कल के दिन में अगर बहुत एक्सटेंडेड फैमिली के किसी के रिश्तेदार के बच्चे ने कुछ तुम्हारे साथ कर दिया, तो तुम्हें पहले से पता तो तुम थोड़ा सावधान रहते, अवेयर तो रहोगे। तो अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब बात आती है बीच की कि डिवोर्स के टाइम पे कि क्या ऐसा हो कि वो उसको एलिमनी में टाइम पे हरासमेंट ना हो, तो उस टाइम पे स्पेशली ये मैं पुरुषों के लिए बोलूँगी, जहाँ से ना हल्का सा दिखना शुरू हो जाए, महसूस होना शुरू हो जाए कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है, हट जाओ। हटो मत, नहीं हटो मत, सावधान हो जाओ, केयरफुल हो। बिफोर द मैरिज तो हट सकते हैं। नहीं, बिफोर द मैरिज तो हटो, बिल्कुल हटो। वो तो भाई बहुत बड़ा रेड उसी सेंस में बोला था। नहीं, वो तो बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, उसमें तो कोई है ही नहीं। लेकिन अगर ड्यूरिंग द मैरिज आपको ऐसी चीजें दिख रही हैं, तो आप इसमें मत जाओ कि नहीं यार सही हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और अगर सही होने का चांस भी है तो उस केस में प्लीज गो टू सम लॉयर, गो टू अ प्रोफेशनल एंड उसको अपनी प्रॉब्लम बताओ
कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, क्या इसके कोई ऐसा कुछ आ सकता है क्या, इसके कोई रेपरकशंस हैं क्या, क्या मुझे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, ताकि आप पहले से ही सेफ एग्जैक्टली रहें। लॉयर बताएगा कि हाँ भाई बताओ तुम्हारी प्रॉपर्टीज़ का है, तुम्हारे वो क्या करती हैं, अगर आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो क्या उन्होंने कभी आप पे ऊपर हाथ उठाया है, क्या उन्होंने कभी आपको वर्बली अब्यूज़ किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आप जो हैं आप अपने अगर आप मैसेजेस पे बात कर रहे हो जी, तो वो आप उसके स्क्रीनशॉट्स लेके या चैट्स एक्सपोर्ट करके रख सकते हो, क्योंकि वो बहुत काम आती हैं बात के लिए। ओके, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड अवेयर ओके, एंड टेक द प्रोफेशनल हेल्प ड्यूरिंग द मैरिज ओके, एंड इवन बिफोर द मैरिज फ्रॉम दीज काइंड ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो आपके लिए अरेंजमेंट्स कराते हैं, because they have all the facilities, like they have the investigators, they have their own team who goes, so you don't have to do that thing, and they are responsible for also because they would be signing some kind of a contract with you, हाँ जी, right? ये तो होगा। So बस इस तो ऐसे अवेयर रहे। तो जैसे मैम आजकल एक चीज़ भी चलती है कि शादी से डाइवोर्स से पहले मम्मी के नाम सारी प्रॉपर्टी कर दी, तो ये कितना सही है या गलत है? ऐसा नहीं, या फिर अगर आप मम्मी के नाम प्रॉपर्टी कर भी दो आप फिर भी नहीं बचोगे? या देखो, मम्मी के नाम पे प्रॉपर्टी करने में कोई बुराई तो है नहीं। नहीं, बुराई नहीं है, बट क्या ये मतलब बचते हैं इससे लोग? क्यों नहीं बचते हैं? अगर मेरे नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी तो वो मेरे इनकम से ही लेके जाएगी ना, जो जाएगी, जो मेरी सैलरी आ रही है। प्रॉपर्टी में नहीं? प्रॉपर्टी में कैसे जाएगी? प्रॉपर्टी तो माँ के पास है। सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग। ओके, इफ यू थिंक दैट एनीथिंग कुड हैपन विथ यू, अपने असेट्स जो हैं वो रेलिंक्विश करो, ऐसे ही आप बच सकते हैं। ओके, तो मैम क्या लोग प्रीनप का सहारा ले सकते हैं? ऑल्दो इंडिया में तो नहीं होता ये, बट स्टिल कुछ भी थोड़ा बहुत? देयर आर नो प्रीनप्स इन इंडिया, देयर आर नो प्रीनप्स। ओके, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक कानून है जिसमें एक सेक्शन है जो बोलता है एनी अग्रीमेंट और एनी कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिजेस आर वॉइड। मतलब शादी में अगर कोई भी आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो मान्य ही नहीं है, वो शुरू से ही मान्य नहीं है, वो खत्म है। तो आप ये नहीं कर सकते कि शादी के बाद अगर ये हुआ तो आप इतने पैसे दोगे या नहीं लोगे, ऐसा नहीं। तो ये चीज़ लिव इन में हो सकती है? ये चीज़ लिव इन में वो शादी नहीं है, ऑफ कोर्स दैट इज समथिंग टू इंडिविजुअल्स आर लिविंग। तो उसमें तो वॉइड नहीं होगा ना? नहीं, उसमें वॉइड नहीं होगा, बिल्कुल वॉइड नहीं होगा। बट अगेन कमिंग बैक टू द सोशल स्टिग्मास एंड जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, अगर कोई कपल ऐसा अग्रीमेंट करता है तो लोग तो बेचारे लड़के को पहले बोलेंगे कि इसके अंदर कुछ खोट था, इसीलिए इसने ये अग्रीमेंट बनाया। क्या वो लड़की को बोलेंगे? नहीं, लड़की को तो बहला फुसला के साइन करवा लिया होगा, यही बोलेंगे। एग्जैक्टली, लड़की अगेन वो तो बेचारी बच्ची है ना, उसे कुछ नहीं पता, उसके पास ब्रेन नहीं है, वो तो बच्ची है। लड़की बच्ची ही रह जाती है, लड़की को फंसाया ही जाता है। एक 24-25 साल की लड़की जो बाहर है, जो शायद कहीं दूर किसी और स्टेट से है और वो दिल्ली में पिछले 5-6 सालों से रह रही है, पढ़ाई करी है उसने, जॉब कर रही है, वो यहाँ पे अकेले रह रही है, उसका बॉयफ्रेंड है, उसको इन सब की समझ है, लेकिन वो बच्ची है। तो यहाँ पे बुरा कौन बना? लड़का। तो ऐसी बात नहीं है, अग्रीमेंट बनाए जा सकते हैं और इसको इन्फोर्स कराने के लिए बहुत मुश्किलें हो सकती हैं। ठीक है, बट लड़का बच सकता है सिर्फ लिव इन में somehow। हाँ, somehow लड़का बच सकता है, बिल्कुल, क्योंकि इसके फेवर और अगेंस्ट दोनों ही में ऐसे मैटर्स सुनने में आए हैं कोर्ट्स में। एक शायद कोलकाता हाई कोर्ट का एक मैटर था जिसमें उन्होंने अग्रीमेंट किया था और लड़के को ही बोल दिया गया था कि भाई इसने किया क्यों। इसके बस पहले से ये सोच के बैठा था कि छोड़ूंगा, तो इसलिए इसने सब करवा लिया था। राइट। लेकिन ऐसा ही एक केस एक दूसरी कोर्ट में हुआ था, वहाँ पे उन्होंने बोला था भाई 2
एडल्ट्स हैं ये, और दोनों कंसेंचुअली अपने एक साथ रह रहे हैं। इवन आई गेस उत्तराखंड हैज़ नाउ स्टार्टेड दिस रिजीम कि अगर आप लिव इन में रह रहे हो तो यू हैव टू गेट रजिस्टर्ड योरसेल्फ। ओके, आपको अपना अग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। तो बहुत सही चीज़ है, बहुत सही चीज़ है। धीरे धीरे करके सारे स्टेट्स को करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आशु मैरिज की सेंसिटी जो कम होती जा रही है ना, और मैरिज पे से बिलीफ लोगों का कम होता जा रहा है बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स, उसकी वजह से लिव इन कल्चर बढ़ता जा रहा है। और लिव इन कल्चर में भी मैं एक आपको बहुत इंटरेस्टिंग कानून ये बताती हूँ कि अगर कोई महिला किसी पुरुष के साथ 7 साल से ज़्यादा रह रही है, तो उसकी प्रॉपर्टी पे वो क्लेम कर सकती है। लिव इन में ठीक है। अरे शादी थोड़ी हुई है, शी कैन। तो मैम पॉक्सो के बारे में आप एक बार ऑडियंस को बता दीजिए क्या होता है। ओके, पॉक्सो जो है वो एक्ट है फॉर द ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन। ओके, ठीक है। ओके, तो जो भी चिल्ड्रन यहाँ पे 18 साल से कम का है, ओके, वो उसके अगेंस्ट अगर कोई सेक्सुअल वायलेंस हुआ है या असॉल्ट हुआ है तो वो इस एक्ट में कवर होता है। ओके, 18 साल से अगर एक दिन की भी अगर उम्र कम है ना, तो वो पॉक्सो में आएगा। ओके। सो यहाँ पे जुवेनाइल एक्ट के हिसाब से जो एज का डेफिनेशन है इस एक्ट में, वो कैसे डिफाइन होता है, उसमें सबसे पहले होता है आपका कि बर्थ सर्टिफिकेट कोई नगर पालिका या एमसीडी या कोई अथॉरिटी जो है वो कर रही है, राइट। उसके बाद दूसरा आपका आता है मैट्रिक का या फिर आपके किसी स्कूल का सर्टिफिकेट जिसमें आपकी एज का कोई ब्यौरा दिया गया हो, वो वैसे तो मैट्रिक उसमें हाई स्कूल का लिखा हुआ है, बट अथॉरिटीज दे डू कंसिडर एनी क्लास। ओके, ओके। उसके बाद अगर ये दोनों नहीं है तो फिर तीसरा आता है डीएनए। ओके, कि आपको फिर फोरेंसिक जांच करानी पड़ेगी। यू टेक द एनी पार्ट ऑफ हेयर वट एवर फॉर द फोरेंसिक, जैसे भी होता है, फिर उस हिसाब से उसकी एज डिटर्मिनेशन निकलेगी, एक ब्रैकेट निकलेगा। ओके, ओके। सो अब इसमें अगर जो विक्टिम है वो 18 साल से एक दिन भी कम है और उसने आधार कार्ड अपना एडमिशन कार्ड या ये कोई भी ऐसा प्रोड्यूस कर दिया जिसमें वो 18 साल से कम है ऑफेंस के वक्त, जी, जिस दिन ऑफेंस हुआ है उस टाइम पे तो जो भी अपराधी है ओके उसके ऊपर पॉक्सो लगेगा। और ये बहुत ही स्ट्रिक्ट कानून है। ओके, ये ऐसा कानून है जिसमें बेल नहीं मिलती है। नॉन बेलेबल ही होता है ऑफ कोर्स, लेकिन क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस के हिसाब से, क्रिमिनल कानून के हिसाब से चार्जशीट फाइल होने के बाद जो अक्यूज्ड होता है उसका बेल उसका राइट है। ओके, और बेल इज अ राइट, जेल इज एन एक्सेप्शन। बेल इज अ रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन। दिस इज अ सेइंग, दिस इज अ क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस की एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कि बेल मिलनी ही चाहिए। लेकिन ये जो रेप के ऑफेंसेस हो गए या पॉक्सो के ऑफेंसेस हो गए, ये ऐसे ऑफेंसेस हैं सोसाइटी के अगेंस्ट जिसमें कोर्ट्स भी इतनी आसानी से बेल नहीं देते। इन जैसे लोगों को बाहर घूमने नहीं चाहिए कि भाई अगर मान लो इनको दे दिया और इसने किसी और के साथ कर दिया तो क्या होगा जी। अब इस चक्कर में ये होता है आशु कि जिन्होंने किया है वो तो गए फेक वाले, लेकिन जो बेचारे जिन्होंने नहीं किया है वो फंस गए, वो फंसे। और वो फंसे तो बुरा फंसे, क्योंकि आजकल लोग पॉक्सो भी कैसे लगाते हैं, चुटकियों में लगाते हैं। पैसों के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, रिवेंज के लिए। देयर आर सो मेनी रीजंस जो मैं आपको शायद मुझे खुद भी नहीं पता होंगे, जो मैं आपको बता भी नहीं पाऊंगी। लेकिन इतने स्ट्रिक्ट लॉज लग जाते हैं। इनफैक्ट मैं इससे थोड़ा हट के आपको बताती हूँ जी। एक केस आया था हमारे पास और वो एक क्वैशिंग का केस था, एफआईआर की क्वैशिंग का केस था। मतलब एफआईआर को ख़त्म करने का मामला था। उसमें आपके चार्जेस जो लगे हुए थे उस एफआईआर में लगे हुए थे कि क्रूएलिटी है, और उसमें 376 भी लगा हुआ था जो कि रेप का सेक्शन होता है। तो उस महिला ने अपने देवर और अपने फादर इन लॉ के अगेंस्ट रेप के चार्जेस लगाए हुए। ओके। अब
जज साहब ने बोला भाई चेम्बर में महिला को बुलाया कि भाई कोई दबाव तो नहीं है कि आपने इतना गंभीर सेक्शंस लगाए हुए हैं, आप कैसे आप इसको समझौता कैसे कर सकते हो आप। उस महिला का ये जवाब था आशु कि साहब हमको तो पता ही नहीं, हमको तो जो बोला हमने लगा दिया। और उनके लगाने के चक्कर में वो बेचारे 2 लोग कितने साल जेल काट के आए होंगे। वही एक बात मैं और आशु ये बताना चाहूँगी, मैं सबको बताना चाहूँगी, ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी सबसे कि जो बच्चे हैं लड़के स्पेशली, और अगर उनका कोई ऐसा प्रेम संबंध हो रहा है किसी के साथ, किसी लड़की के साथ जी। आजकल बच्चे और बच्चियां बहुत जल्दी बड़े हो रहे हैं। मतलब मैं जो इंस्टाग्राम पे जो रील्स वगैरह हम देखते हैं तो उसमें एक GRWM करके कुछ एक गेट रेडी विथ मी, तो मैंने परसों देखा एक बच्ची स्कूल जाने के लिए गेट रेडी विथ मी कर रही थी। तो मैंने बोला कि यार हम सुबह उठ के हम चोटी बांध लेते थे तो वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती थी। इट्स नॉट रॉन्ग और राइट, आई एम जस्ट सेइंग कि कितनी जल्दी बच्चे बड़े हो रहे हैं। अब उस बड़े में एक लड़का 21 साल का है जी, 19 साल का है, चलो 18 साल से ऊपर है, या इवन 18 साल का है, 17 साल का है जी, क्योंकि लड़कों के ऊपर ना केस लगेगा ही लगेगा, चाहे वो 17 साल का है, चाहे वो अभी हुआ एक पैटर्न है जिसमें एक अध्यापिका जो 23 साल की थी, उन्होंने एक 15 साल के ऊपर लड़के के ऊपर चार्ज लगाया था कि उसने मुझे ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ मैरिज करके रेप कर दिया है। 15 साल के लड़के ने 23 साल शादी का झांसा दे दिया। जिस बच्चे को, जिसकी अभी जो न्यूरो का जो भी पार्ट्स है वो डेवलप हो रहा है, उसने झांसा दिया है आपको, और आप झांसे में आ गई हैं। और आप 23 साल की हैं, अडल्ट हैं आप अध्यापिका हैं उसकी। तो यहाँ पे मैं बच्चों से ये बोलना चाहूँगी, लड़कों से ये बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले तो बच्चों एज कंफर्म करो, और कंफर्म मतलब कंफर्म करो जी। तुम किसी पब में जा रहे हो, तुम कहीं जा रहे हो और तुम किसी लड़की को देख रहे हो, तुम्हें लग रहा है वो लड़की 20 साल की है या 21 साल की है या 18 साल की है, वो लड़की निकल रही है 14 साल की, 15 साल की, 16 साल की, इवन 17 साल 364 दिन की, और तुमने 17 साल 364वें दिन तुम्हारे साथ उसका कुछ हुआ और उसने 18वें साल में अगले दिन उसने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट कर दी, तो तुम पे तो पॉक्सो लगा ना। सो यू हैव टू बी केयरफुल, बिकॉज अगर तुम एक बार अंदर चले गए तो 3 महीना तो मैं बहुत कम बोल रही हूँ, 3 महीना तो नॉर्मल टाइम है कि चार्जशीट फाइल होनी चाहिए और उसके बाद यू हैव अ राइट टू गेट आउट। बट मेरे पास ऐसे केसेस है जिसमें मैं बेचारे बंदे को 11 महीने के बाद जेल से निकाल पाई हूँ। 11 महीने के बाद? एंड दैट वाज अ फॉल्स केस, पॉक्सो मैटर। यस, उसमें लड़की कंसेंशुअल मैटर था, दोनों आपसी सहमति से एक दूसरे के साथ थे। लड़की का अपने माँ बाप से झगड़ा हुआ और वो लड़के के साथ रहने गई, अगले दिन माँ बाप ने मिसिंग कंप्लेंट फाइल करी, किसी तरीके से लड़का पकड़ में आ गया, लड़की वाले ने जो एज का प्रूफ दिया वो स्कूल का था और उसमें वो लड़की 18 साल से कुछ साल 1-2 दिन कम थी जिस टाइम इवेंट हुआ। एग्जैक्टली, तो लग गया पॉक्सो, और पॉक्सो लगा और वो लड़का ही उस लड़की के पास लेके गया है कि भाई चलो मैं बताता हूँ आपकी बच्ची यहाँ है, क्योंकि वो आपसे लड़के आई है जी। लेकिन उन किडनैपिंग के चार्जेस लगे, पॉक्सो के चार्जेस लगे, क्योंकि भाई 18 साल से कम है तो सहमति मैटर ही नहीं करती। सो यहाँ पे लड़कों को बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत है कि प्लीज़ वो थोड़ा यहाँ से सोचें, ध्यान दें, अवेयर रहें। तो जितने भी 23-24 साल के लड़के हैं जो अंडर 18 लड़कियों को अपनी गर्लफ्रेंड बना रखा है, तो वो एक बार गए तो फिर बेल भी नहीं मिलेगी। जो राइट स्वाइप उनके जितने चल रहे हैं ना, वो सब लेफ्ट हो जाएंगे। सो यहाँ पे उनको बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है। यस। तो मैम जो ऑनलाइन मैट्रिमोनी है और ये जो डेटिंग एप्स हैं, इसमें अब कुछ डिफरेंस रह गया है या फिर ये अब एक ही गड्ढे में दोनों जा चुके हैं? तो आशु, अगर मैं डेटिंग ऐप, जैसे आपने ये पूछा मुझसे, तो डेटिंग ऐप और मैट्रिमोनियल ऐप्स में मुझे डिफरेंस अगर आप मुझे पूछोगे तो मुझे कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा है अब। पहले तो फिर भी जो लोग मैट्रिमोनियल साइट्स पे जा रहे होते थे वो लाइफ पार्टनर
ही चाह रहे होते थे। लेकिन अब ये थोड़ा सा उल्टा हो रखा है। डेटिंग ऐप पे आप बहुत ज़्यादा देख लोगे कि लुकिंग फॉर ए लाइफ पार्टनर। ओके। बहुत सारे ऐसे डेटिंग ऐप है जो अपने आप को ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि आपको लाइफ पार्टनर मिल जाएगा, आपको ट्रू लव मिल जाएगा। आप मुझे ये बताओ, एक साइट पे जाके कुछ लोगों को राइट लेफ्ट करके, मुझे तो, मैं स्टैटिस्टिक्स में विश्वास करती हूँ, मैं डेटा में विश्वास करती हूँ। मुझे बताओ कितने लोगों ने शादियाँ करी हैं। 1% होगा शायद, वो भी कम होगा। आप शादियाँ बता रहे हो ना, आप मुझे शादी के बाद की बात बताओ कि टिकी कितनी। जी, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या ऐसे नहीं हो रहे हैं कि शादी करके कोई भाग जा रहा है, स्कैम कर दे रहा है? और ये सेम मैट्रिमोनियल साइट्स पे भी हो रहे हैं। लोग अपने आप को बहुत बढ़ चढ़ के दिखाते हैं और जो दूसरी फैमिली है वो उनके झांसे में आ जाती है, और झांसे में आने के बाद शादी हो जाती है या शादी नहीं होती है मे बी। जी। वो सिर्फ आजकल का जो हुकअप कल्चर है वो बस उसका एडवांटेज उठाते हैं। और इतने सारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस बहुत हैं। एक तो पहले ये चीज़, हाँ एग्जैक्टली 144 करोड़ की जनता में आपके एक तो डेटिंग ऐप्स इतने हैं, मैट्रिमोनियल्स ऐप्स इतने हैं, सोशल मीडिया भी है। अब तो शायद मैंने कहीं से तो सुना था कि लिंक्डइन पे एक डेटिंग कुछ ऐसा कुछ प्रोवाइड हो रहा है। आई एम नॉट कंफर्म, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, माय सोर्स इज नॉट क्लियर, बट इट जस्ट अ हियरसे। हो सकता है, कोई बड़ी बात तो नहीं है, ये सिर्फ एक हियरसे है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो कहीं से भी आपको कोई भी ऑप्शन मिल जा रहा है, तो वो तो रह ही नहीं गया है जो पहले था या जो हो सकता है अभी। पेशेंस रहते नहीं, थोड़ा सा कुछ हुआ राइट के बाद लेफ्ट हो जाते हैं। तुम्हारी जनरेशन, बट आगे जनरेशन या जिस जनरेशन में तुम्हारे शिप्स इतने चल रहे हैं कि किस शिप पे कौन है उसे खुद समझ नहीं आ रहा है। तो है तो कैसे चलेगा फिर? तो मैम, बीइंग अ वुमन, आप एक मेल डोमिनेटेड फील्ड में काम करती हैं, तो आपको कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा कि मुझे लगता कैसा है। तो मुझे लगता तो बहुत अच्छा है। ओके। क्योंकि मैंने अपनी जगह बनाई है, मैंने मेहनत करके इस पोजीशन पे मैं पहुंची हूँ जी। बहुत ही मेरी तरीके से महिलाएं हैं जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं, जो क्रिमिनल लिटिगेशन में हैं, जो कस्टम्स लिटिगेशन संभाल रही हैं, कम है क्योंकि अभी भी हमारी जो फ्रेटर्निटी है वो मेल डोमिनेटेड है। ओके, चाहे हम जजेस में प्रपोर्शन देखें, चाहे हम महिलाओं में प्रपोर्शन देखें। अभी जैसे दिल्ली हाई कोर्ट के इलेक्शंस थे तो उसमें स्पेशली विमेन का रिजर्वेशन हुआ था, जो कि अगर कोई मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछे तो इट शुड हैव बीन ऑन द मेरिट, बिकॉज ऑलरेडी आपको इतनी सारी पोस्ट दी जा रही है जी, लेकिन वहाँ पे भी रिजर्वेशन हो रहा था। सो इट वाज समथिंग मोर लाइक ऑफ कि आप इक्वालिटी में लेके आ रहे हो आप। बट बहुत ही एक छोटी सी चीज़ मैं बताऊंगी जो कि बहुत बेसिक है। ओके, मैं आगरा कोर्ट गई हुई थी एक मैटर के लिए। और मुझे कुछ 40 से 45 मिनट लगे थे वहाँ पे आशु एक वॉशरूम ढूंढने के लिए। एग्जैक्टली। सीरियसली? हाँ, दिल्ली कोर्ट्स बहुत अच्छे हैं। दिल्ली कोर्ट्स में आप जो लिटिगेंट्स हैं, जो लॉयर्स हैं, सबके लिए बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। ओके। लेकिन आप थोड़े से बाहर कोर्ट्स में जाओ। ओके। जो बेसिक चीज़ें होती हैं ना, जो चाहिए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात हो रही है, हाई कोर्ट्स? मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात कर रही हूँ। इवन हाई कोर्ट्स बहुत सारे हैं जहाँ पे आपको ढूंढना पड़ता है फीमेल वॉशरूम का है। तो ये बेसिक चीज़ हुई ना, सेफ्टी हुई ना। रात में अगर अंधेरा है, कोई महिला कहीं जा रही है रात में, अभी भी मैं यहाँ पे अकेले रह रही हूँ, मैं पिछले 14 साल से रह रही हूँ जी। लेकिन अगर मैं मुझे ऑफिस में 11 बज जाते हैं तो मेरी माँ अगर वाराणसी में भी है तो उसका फ़ोन आ जाता है मुझे कि वाई आंट यू स्टिल यू डिडंट गेट होम, स्टिल एट ऑफिस। ओके। तो ये क्यों है? अभी भी अगर कोई एम्प्लॉयर किसी को रिक्रूट करता है, कोई सीनियर, ओके, तो क्या सोचता है वो? ये सोचता है
यार ऐसा नहीं है कि उसको लड़की से कोई प्रॉब्लम है, बिल्कुल नहीं है, ही इज़ वेरी गुड। ओके। बट वो क्या सोचता है कि यार मुझे उसको यहाँ भेजना पड़ेगा, इट वोंट बी सेफ फॉर हर, तो इससे बेटर है लड़का रख लेते हैं ना। ये तो है, होता है। मैंने सोचा एक बारी कि यार कस्टम्स का काम है, मुझे इसको यहाँ पे भी भेजना पड़ सकता है। इनफैक्ट मैं गई हूँ, मैं इसको फॉर्चुनेट ही बोलूँगी कि मेरे एक जो सीनियर थे वो मुझे कहीं पे भी फेंक देते थे। ओके। कि जस्ट जा, काम सीख तू। तो बट मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि यार बच्ची होगी तो कैसे जाएगी वहाँ कंटेनर्स के बीच में, कैसे वो करेगी। मैं उसको लेके गई, मैंने उसको दिखाई सारी चीज़ें, मैंने उसको बताया कि यहाँ पे ये ऐसे ऐसे होता है। सो ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक हैं जो हमारी फ्रेटर्निटी में अभी भी हमें सेफ फील नहीं कराती हैं, जो कि बहुत बेसिक है। वॉशरूम्स, रेस्टरूम्स बहुत बेसिक है। सो इस वजह से बस मैं बोलूँगी कि थोड़ा सा नहीं, बहुत सुधार आना चाहिए, जो कि कोशिश में है भी। सारी जो बार एसोसिएशंस हैं वो इस में लगी हुई हैं, बट बाकी के स्टेट्स का क्या हाल है वो तो वो स्टेट्स बता सकते हैं। दिल्ली तो फिर भी बहुत अच्छा है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। ओके, यस। तो मैम आई गेस हमारे क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो गए हैं और अब हम एक सेक्शन की तरफ चलते हैं, वो है नोइंग द गेस्ट, जिसमें हम आपसे कुछ पर्सनल क्वेश्चंस पूछेंगे। ओके, तो श्योर। मैम आप मूवीज़ वगैरह देखती हैं? बिल्कुल देखती हूँ। तो आपके कोई फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस? बहुत है यार, बहुत है। नहीं कोई खास कि हाँ इनकी मूवीज़ तो देखनी है? ओके, मैं मार्वल मूवीज़ की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। तो DC मार्वल। ओके, सो DC में बैटमैन, तो आई एम वेटिंग कि अभी मुझे अभी शायद कल या परसों ही पता चला है कि बैटमैन की एक नई मूवी आने वाली है। स्क्रिप्ट इज़ ऑन द फ्लोर, सो आई एम वेटिंग फॉर दैट। एंड अगर मैं एक्टर्स की बात करूँ तो पंकज त्रिपाठी, आई रियली लाइक दैट एक्टर। यहाँ पे मतलब वो सिर्फ स्क्रीन पे होते हैं तो भी मेरे लिए बहुत डिलाइट होता है कि देखना है मुझे उनको। और जैसा कि मैंने बोला मार्वल, तो उसमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर जो हैं, ऑफ कोर्स उनकी मूवीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो उनकी सिर्फ मार्वल सीरीज़ की ही नहीं, उनकी जो दूसरी मूवीज़ भी हैं वो अच्छी। कियानू रीव्स, उनकी जो मूवीज़ आती हैं जॉन विक सीरीज़, तो वो मुझे आई एम अ बिग फैन ऑफ जॉन विक सीरीज़। तो उसकी अभी एक शायद फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ जॉन विक एक नई मूवी आई है, बैलरीना। आई रियली वांट टू सी दैट मूवी, सो आई विल बी वाचिंग दैट मूवी। सो ये कुछ एक्टर्स हैं। इफ आई विल गो टू एक्ट्रेसेस, तो आई लाइक प्रियंका चोपड़ा। ओके, एंड आई वोंट से कि मैं उनसे ज़्यादा इसलिए ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ बिकॉज ऑफ where she has gone to where. I really like her as the whole personality. I really like her. But if we talk about the acting and everything, Taapsee Pannu is there. I really like her. She's a delight in the frame. तो मुझे वो बहुत पसंद है। और मुझे एन हैथवे बहुत पसंद है। मुझे उनकी मूवी जो एक आई थी, कौन सी एक थी, प्राडा करके थी, नहीं मुझे आइडिया मुझे नाम अभी नहीं याद आ रहा है, बट दैट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट मूवी। वो मैं बार बार देखती हूँ। इवन प्रिंसेस डायरीज़ की जितने भी है वो बहुत बचपन की मूवीज़ है, तो वो मैं अभी भी मेरे हार्ड डिस्क में रखी हुई है और वो मैं देखती हूँ। केट विस्लेट की एक मूवी थी हॉलीडे, सो वो मुझे बहुत पसंद है। दैट इज़ लाइक माई कम्फर्ट मूवी। आई टेक द बकेट of ice cream and I just watch that movie. That is kind of my Christmas movie. So I watch that movie. तो हम मूवीज देखते हो तो डेफिनेटली सॉन्ग्स का भी शौक होगा? हाँ, म्यूजिक का भी है। सिंगर्स कोई इंडियन सिंगर्स? अरिजीत सिंह ऑफ कोर्स। आई लाइक हिम। मुझे गज़लें सुनना पसंद है। तो मुझे मेहंदी हसन साहब की गज़लें बहुत पसंद है और मुझे गुलाम अली साहब की गज़लें बहुत पसंद हैं। तो मेरा उस तरफ है। नुसरत साहब की जो भी है गाने वो मुझे बहुत पसंद है। और मैम साथ में स्पोर्ट्स वगैरह देखते हैं आप?
स्पोर्ट्स में मैं क्रिकेट देखा करती थी बट अभी वो काफ़ी कम हो गया है। तो एनी फेवरेट क्रिकेटर? फेवरेट क्रिकेटर मेरे राहुल द्रविड़ हुआ करते थे। क्या बात है, वॉल। यस, तो वो हुआ करते थे मेरे। ओके, तो मैम आप बुक्स वगैरह का शौक रखते आई एम अ बिग रीडर। ओके, तो कोई फेवरेट बुक, कोई एक बुक को आप बोलेंगे हाँ ये आई वुड इवन, आप ऑडियंस को भी सजेस्ट करेंगे कि आप ज़रूर पढ़ें? अगर मैं बोलूँ कि एक बुक आप पढ़ो तो ऑफ कोर्स पॉल कोएल्हो की एल्केमिस्ट है। ओके, पढ़नी चाहिए सबको। रिगार्डिंग व्हाट? That is regarding finding yourself Okay. and how the life is about and what you're looking for. Okay. That is there. So Alchemist एक बहुत ही प्यारी सी किताब है, बहुत ही पतली सी किताब है जो कि पढ़नी चाहिए सबको। So वो मैं बोलूँगी। और उसके अलावा भी बहुत सारे बुक्स हैं, अगर आप में से रिकमेंडेशंस पूछने लगोगे तो फिर तो यहाँ पे लंबी लिस्ट चली जाएगी। बट Alchemist is something की which everyone can relate with. ओके, तो थैंक यू मैम, आपने हमारे लिए टाइम निकाला अपने बिजी शेड्यूल से और हमारे क्वेश्चंस के आंसर करे, और आई गेस ऑडियंस को भी काफ़ी कुछ समझ आया और काफ़ी सीख मिली होगी। आई रियली होप सो। थैंक यू मैम। Thank you for having me, Ashu. Thank you. It was a pleasure. थैंक यू। Thank you.